हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एलपीजी क्या है, एलपीजी क्यों लाया गया और एलपीजी लाने का क्या कारण था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लाने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह था कि इंडिया के उस समय का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। दूसरा कारण, स्टेटस बनने के पीछे क्या क्या रीज़न थे, और अगर हम ये कदम नहीं उठाते तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आने वाले दिनों में हो सकता था, ये जानेंगे। इसके अलावे एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के क्या क्या एडवांटेज हुए हैं, इससे भारत की स्थिति में क्या सुधार देखने को मिला है और इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उनको ला करके हमारे आज के जीवन में क्या क्या चेंजेस हो पाए हैं, और अगर ये चेंजेस नहीं होते तो हमारी स्थिति क्या होती। ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के क्या क्या कारण थे और उस समय भारत के इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी, ये सारी बातों को हम अपने इस छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं 1991 के पहले। 1991 के पहले तक हमारे यहाँ लाइसेंस, परमिट और अन्य प्रकार की इकोनॉमिक बाधाओं को क्रिएट किया गया था। इससे भारत के अंदर कोई भी विदेशी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि भारत के भी बहुत सारी वस्तुओं पर लाइसेंस और परमिट लगा दी गई थी, जिससे यहाँ के उद्योगपति अधिक से अधिक उत्पादन करने पर भी पाबंदी थी। इसके अलावा लाइसेंस के भी बहुत सारे दुरुपयोग देखने को आ रहे थे। इसके साथ ही इन लाइसेंस पद्धति के अलावा भारत में न्यू टेक्नोलॉजी और करेंसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। इस कारण भारत का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और शुरू से ही विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल रहा था। इस कारण हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और हम इंडस्ट्रीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाए थे। हमारा मुख्य फोकस अभी तक रोटी, कपड़ा और मकान तक ही निर्धारित था। इन सभी कारणों से हमने ये पद्धति अपनाई हुई थी, और इनमें भी सबसे बड़ा कारण में से यह था कि हम बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे और हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं विदेशियों के प्रति नकारात्मक थी। इस कारण हम उन्हें अपने भारत में इंटर ही नहीं होना देना चाहते थे, और इसके कारण हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश के टेक्नोलॉजी पर ही आधारित थी, और फॉरेन के टेक्नोलॉजीज़ को हम लोगों ने अभी तक यूज़ और उसका कॉन्सेप्ट को नहीं ले पाया था। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने टेक्नोलॉजीज़ के सहारे बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर चुके थे और डेवलप नेशंस की श्रेणी में आ चुके थे। लेकिन जब 1991 के अराउंड भारत की इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गई और हमारे देश में 15 दिनों से भी कम समय के लिए फॉरेन करेंसी बचा हुआ था, तब हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कदम को उठाने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया और ये पूरा खाका खींचा गया। इसके लिए और इस कारण से 1991 में जब हमारे फॉरेन करेंसी 15 दिनों से भी कम का था, तब हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, और उन्होंने हमें लोन एक ही शर्त पर देने को राज़ी हुआ कि हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाएं, और उसमें 3 पिलर L, P और G था। इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद हमारे देश में क्या क्या सुधार देखने को मिले। तो इस कड़ी में बहुत सारे सुधार हुए हैं। सबसे पहले
फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन कर गए। लिबरलाइजेशन का पहला कड़ी ये था कि लिबरल इट मीन्स कि हमें सभी के लिए अपने दरवाजे खोल देने थे, और इस कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में आए और इन्वेस्ट किए, जिसके कारण हमारे संसाधनों की क्वालिटी में सुधार आया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि 1970s के दशक में एक स्कूटर खरीदने के लिए 2 महीने पहले लाइन लगाना पड़ता और वो स्कूटर की क्वालिटी बहुत निम्न स्तर की थी। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद एक ही स्कूटर को हम आसानी से बहुत सारे कंपनीज के माध्यम से खरीद सकते हैं, और इसमें भी कंपटीशन आने के कारण स्कूटर की क्वालिटी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जो पहले बहुत सारी कमियों से भरा था, क्योंकि उनका एक छत्र राज था एक तरह से। वो अब बहुत सारी कंपनियों से compete करने को तैयार। दूसरा एडवांटेज ये है कि अब हमें वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजीज़ अपने देश में ही मिलने लगी, और हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ लाइफ में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आने से लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा लगातार हमारे फॉरेन करेंसीज में बढ़ोतरी होते गई, और वर्तमान में 600 अरब डॉलर से भी अधिक की करेंसी हमारे पास मौजूद है। ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि इंडिया में लेबर कम कीमत में मिल जाते हैं, और इस कारण यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बहुत सारे कंपनी हमारे लोगों को हायर कर लेते हैं, और इसमें बहुत सारे टेली कम्युनिकेशन के कंपनीज़ जैसे कस्टमर केयर और भी बहुत सारे सर्विसेज के लिए इंडिया के लोगों को हायर करते हैं, और उनसे वर्ल्ड लेवल में जो रेट निर्धारित है उनसे बहुत सारे कम कीमत में यहाँ से कार्य करा लिया जाता है। वहीं दूसरे पक्ष में इंडिया के लोगों को भी रोजगार की संभावना बढ़ी है। ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह भी देखने को मिला कि हम लोगों की पहुंच वर्ल्ड लेवल के टेक्नोलॉजीज़ और संसाधनों तक हो चुका है, और हम यानी कि अगर भारत विकसित देश बनता है तो उसमें 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिले। इन डिसएडवांटेज में पहला शामिल है, डिसएडवांटेज में नंबर 1 कि भारतीय मूल कंपनी जो 1991 के पहले इस्टेब्लिश थी, वो यानी कि एलपीजी के बाद वो इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से compete नहीं कर पाए, और बहुत सारे स्वदेशी कंपनीज बंद हो गए। इससे उनके रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। एलपीजीज के तत्कालीन डिसएडवांटेज में यह माना जा रहा था कि यह इंडिया को फिर से अपने कब्जे में ले सकता। धन्यवाद।